नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस प्राइम टाइम शो में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एक जाने माने विचारक, चिंतक, हिंदू धर्म के बारे में विशेष चिंतन रखने वाले, विश्व की राजनीति को बहुत गहराई से समझने वाले राजीव मल्होत्रा जी। बहुत स्वागत आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। राजीव जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने पढ़ाई की और अभी वर्तमान में ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका निवास है, लेकिन पूरी दुनिया के तमाम जो पहलू हैं, राजनीतिक पहलू, सामाजिक पहलू, धार्मिक पहलू, इसको बहुत करीब से और बहुत गहराई से समझते हैं मल्होत्रा साहब। आज सौभाग्य से हमारे साथ स्टूडियो में है विस्तार से बात करने के लिए। सर, ये सफ़र रहा जो आपका दिल्ली से अमेरिका तक का, बड़ा रोचक सफ़र रहा। आपने कई सारी चीज़ों में काम किया है। आपने आईटी इंडस्ट्री के लिए काम किया है, आपने कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया है और अब आप पुस्तक लिख रहे हैं। 2 पुस्तकों तो खैर हमारे साथ हमारे दर्शक देख भी पा रहे हैं, ब्रेकिंग इंडिया और बीइंग डिफरेंट। इन 2 पुस्तकों पर आज हम विशेष रूप से जानेंगे। ये कैसे, ये टर्न अराउंड कैसे हो गया, आप पुस्तकों पर कैसे आ गए? नहीं, मैंने जब मैं 44 साल का था तो मैंने फिर उस वक्त फैसला किया कि अब पैसा वैसा नहीं कमाना और करियर नहीं लेना और बिजनेस नहीं लेना, और सब मैंने छोड़ दिया, 100% छोड़ दिया और अपनी फाउंडेशन शुरू की, इन्फिनिटी फाउंडेशन, अपने पैसों से शुरू की और उससे हमने अपना काम जो अपने हमको इंटरेस्ट था वो हमने काम शुरू किया और उससे फिर चलती गई बात और चलती चलती हमने काफ़ी लोगों को फंड किया, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस की, काफ़ी अपने धर्म के बारे में, अपने हिंदुइज्म के बारे में, इंडिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में काफ़ी चीज़ें शुरू की, विचार शुरू किए, पुस्तकें शुरू की। फिर हमको लगा कि जो बाकी लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, वो तो कुछ हद तक ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हद तक कर सकते हैं कि उनकी इतनी इमेजिनेशन नहीं है, कुछ डरे हुए हैं, कुछ वो अपने करियर में लगे हुए हैं, तो उनकी जो क्लोज माइंड है वहाँ से हम इतना कुछ ही करवा सकते हैं। तो फिर हमको लगा कि हमको ये खुद ही करना पड़ेगा। तो हम खुद ही ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिया, लेक्चर लगाना शुरू कर दिया, रिसर्च करनी शुरू कर दी और अब पुस्तकें निकाल रहे हैं। और हमारे पास 10 और पुस्तकें हैं जिनकी हमने रिसर्च कर चुके हैं और हर साल हम 2 पुस्तकें नई निकालना चाहते हैं। तो ये हमारा प्लान है। अभी तो हमने 2 निकाली हैं, अभी अब 2 और निकालेंगे इस साल, अगले साल, हर साल। जी, हिंदू धर्म को आप बहुत गहराई से समझते हैं और आपने बहुत सारी बातें भी लिखी हैं, किस तरह से इस पर खतरा है, किस तरह से जो है इसको प्रभावित करने की, दुष्प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा बेहतर होगा कहना। और 2 पुस्तकें जिनका आज हम विशेष रूप से जिक्र कर रहे हैं, ब्रेकिंग इंडिया और बीइंग डिफरेंट। जो आपने कहा है कि भारत जो है वो इस पर लगातार हमले हो रहे हैं पश्चिम की तरफ से, इसको समझाइए सर, आपको कैसे लगता है कि ये ऐसा हो रहा है? देखिए, एक तो बाहर के हमले हो रहे हैं जी और एक हमारे अपने लोग भी हमला कर रहे हैं जी, और ये दोनों को समझना पड़ेगा जी। और ये जो हमले हो रहे हैं कई तरह से हो रहे हैं। ये जो ब्रेकिंग इंडिया है, ब्रेकिंग इंडिया की थीम है कि कैसे जो बाहर के लोग, कई तरह के लोग आइडियोलॉजी ला रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उस तरह के लोगों को वो पाल रहे हैं और मीडिया को भी उन्होंने काफ़ी टेक ओवर कर लिया है, गवर्नमेंट में भी उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। सो और ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, के लोग ऐसे उन्हीं के लोग हैं। तो इनके थ्रू, एनजीओज के थ्रू और ख़ासकर ये विलेजेस में, ट्राइबल एरियाज़ में ये क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या बदमाशी कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च किया और हमने ये देखा कि कहाँ से पैसा आता है, कौन पैसा भेजता है, क्यों भेजता है, उसका क्या उनका गोल है और कैसे उसका असर क्या हो रहा है। तो ये जो 600 पेज की किताब है ब्रेकिंग इंडिया, इसमें करीब 100-150 इंडिविजुअल्स के नाम हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पावरफुल लोग हैं उनके नाम हैं और उनके बारे में हमने डिटेल्स दी हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। और ये लिखने से पहले हमको काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये डेंजरस काम है आपको, है? लेकिन हमने तो कर दिया। जो हमने तो कर दिया, साहस और निर्भीकता, हाँ, वो तो हमने कर दिया। तो ब्रेकिंग इंडिया जो उसका हमने नाम लिखा, ये इसलिए लिखा कि ये फिजिकल वायलेंट लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजिकली ब्रेकअप हो रहा है। मतलब जो लोगों की आइडेंटिटी है वो हमारी कल्चर और हमारी संस्कृति से नहीं जुड़ी, वो अलग अलग देशों से जुड़ी हुई है और आपस में टक्कर होती जा रही है। अब आप देखेंगे कि ये पॉलिटिक्स में भी छोटी छोटी पार्टीज बनती जा रही है और ये इंडिया जो है फ्रैगमेंट करी जा रहा है और ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, कई फ्रैगमेंट्स बाहर से लोग खींच रहे हैं उनको इस उस तरफ से। तो इंडिया की यूनिटी जा रही है और जो यूनिटी पकड़ी हुई है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। एक तो
बॉलीवुड पॉप कल्चर ने पकड़ी हुई है कि हम लोगों को पूछे कई लोग कि आपकी क्या यूनिटी है, वो कहेंगे हम सब सितार टिक्का क्रिकेट बॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड देखते हैं, हम भंगड़ा करते हैं, शाहरुख खान हमारी यूनिटी जी। है। तो वो खास डीप यूनिटी नहीं रही, वो तो ऐसे फैशन की बात होगी जी। और दूसरी है मटेरियल कि हम सब आईफोन लेते हैं, हम सब कारें चलाते हैं, इस तरह की। तो ये जो इन तरह से यूनिटी नहीं होती। आप देखिए जापान की क्या यूनिटी है, वो एक तरह की उनको हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अपनी जो कल्चर है वो यूनाइट करती है। चाहे जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, वो जापानीज रहते हैं, बिल्कुल अपनी भाषा नहीं छोड़ते, अपनी भाषा नहीं छोड़ते। चाइनीज को टीच किया जाता है कि जो चाइना है उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में सारी हिस्ट्री में क्या क्या उनकी खूबियां हैं, उनके सारे अपने इतिहास को, कन्फ्यूशियस जो उनका फिलोसफर था उसके बारे में सिखाया जाता है। हर एक इंसान चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाइनीज चाहे दुनिया में जहाँ भी जाए, वो अपने कंट्री के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझा सकता है, आपको जवाब दे सकता है कोई भी आप बात करें। फ्रेंच लोग को पता है कि हम फ्रेंच का क्या मतलब है। आप किसी फ्रेंच आदमी को ये नहीं कह सकते कि फ्रेंच और इंग्लिश सेम ही होता है, वो काफ़ी उसको बदतमीजी समझेगा कि आप हमारे को क्या कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं हमको, हम अलग हैं, हम फ्रेंच है, उनको बड़ी प्राइड है हम फ्रेंच है। जर्मन को बहुत ये है गौर कि हम जर्मन है, जर्मनी में क्या खूबी है। रशियन को बहुत कुछ पता है हमारी रशियन में क्या खूबी है। तो जो इंडियन है, जो बिजनेसमैन है या कहीं एम्बेसडर है या कहीं गवर्नमेंट के लोग भी ऐसे हैं, जी जी, कई हमारे गुरु भी ऐसे हैं, उनको डिटेल में और कॉन्फिडेंस से फैक्ट्स के बेसिस में उनको ये कहना नहीं आता कि हम हैं कौन, हमारे में क्या खूबी है। तो इसलिए हमारे काफ़ी प्रॉब्लम है कि हमारे को गहराई से संस्कृति से जोड़ के हमारी आइडेंटिटी कॉमन नहीं है। ये पॉप कल्चर की आइडेंटिटी और ये मटेरियल चीज़ों की आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। तो आपका आइडिया क्या है सर, अगर इस देश को एक करना है, इसको यूनाइट करना है, सांस्कृतिक रूप से इसमें एकता लानी है, तो क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम संपूर्ण भारतवर्ष अपने आप को एक सूत्र में बंधा हुआ महसूस करें? तो जो पहली बुक है ब्रेकिंग इंडिया, उसमें तो प्रॉब्लम दिखाया है। जो दूसरी बुक है बीइंग डिफरेंट, उसमें हमने दिखाया कि हम हमारी क्या फाउंडेशन, हमारी क्या खूबी है, हमारी क्या क्वालिटीज हैं जो हमारे को जोड़ती हैं आपस में और बाकी कल्चर से अलग रखे हैं, हाँ, डिस्टिंक्ट डिफरेंट है, इसलिए हमने रखा बीइंग डिफरेंट। तो ये जो बीइंग डिफरेंट पुस्तक है, इसमें हमने ये समझाया कि गहराई से क्या खूबियां हैं जो धर्म में हैं, कोई भी धर्म हो, चाहे शैवाइट हो, वैष्णवाई हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे शक्ता हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे कैसा भी हो, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत कैसा भी हो, कोई धर्म में ऐसी हमारी क्वालिटीज हैं जो कॉमन है और उसके ऊपर ये सब डिफरेंसेस हैं लेकिन कॉमन है। ये कॉमन शाहरुख खान नहीं है, क्रिकेट नहीं है, तंदूरी चिकन नहीं है, ये BMW आईफोन नहीं है, ये एक और चीज़ है। हाँ, तो ये हमने हर एक चैप्टर में अलग अलग एक पॉइंट निकाला है, मेजर पॉइंट निकाला है हर एक चैप्टर में, जो ये कॉमन फाउंडेशन है। और एक दो क्वालिटीज़ हैं इस कॉमन फाउंडेशन में। एक तो अंदर जितनी भी हमारी डिफरेंसेस हैं उनको यूनाइट करता है, और सेकंड पॉइंट है कि ये जो खूबी है ये हमको बाकियों से अलग रखता है। मतलब ये रियली हमारी यूनिक क्वालिटीज़ है, ये हमने इस पुस्तक में निकाला है। और ये चीज़ें कई हमारे गुरुज को भी सीखनी चाहिए। हमारे गुरुज भी नहीं, ये गुरुज कई लोग तो बहुत नैरो हैं कि हम सिर्फ इस परंपरा में बिलीव करते हैं और हमको हिंदुज़म में बिलीव नहीं करते। कई लोग हैं, ये खतरनाक है, बहुत है, बहुत फ्रैगमेंटेड है। दूसरे ऑपोजिट एक्सट्रीम में है कि सारे रिलीजन सेम है, सारे रिलीजन सेम है, क्रिश्चियन भी सेम है, वो भी सेम है, सब रिलीजन सेम है। तो उससे उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं हो सकती, हमारी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। उनको वो ये नहीं सिखा सकते कि हिंदू में क्या डिस्टिंक्ट चीज़ है, क्या खूबी है जिसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि 90% हिंदूज को मैं बोलूँ कि ये प्रॉब्लम है, तो वो भागने के लिए, यदि उनको दम नहीं है या उनको वो लेजी हैं, तमसिक हैं, तो बहाना चाहिए। तो बहाना ये मिलेगा कि नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, सब सेम ही है। तो क्योंकि सब सेम ही है तो फ़र्क क्या पड़ता है, इसलिए वो भी कंफ्यूज्ड है। तो क्या खूबी है जो सेम नहीं है, ये हमने सिखाई है। जी, आपको लगता है कि भारत में द्रविड़ और आर्य की जो परिकल्पना थी, आपने अपनी किताब में चैलेंज की है कि ब्रिटिश टाइम में थोपी गई थी, ये हमारे को सिखाया गया है कि आर्य बाहर से आए थे, ऐसा कुछ था नहीं? ये 1800s के पहले कोई आर्यन थ्योरी थी नहीं। यदि ये ऐसा डिफरेंस होता तो हमारे लोगों को भी पता होता। ये कोई तमिल क्लासिक में नहीं लिखा कि हम अलग हैं और आर्यन अलग हैं, कोई लिखा नहीं, ना ही हमारी पुस्तकों में लिखा है, ना ही किसी यूरोपियन ने लिखा है। ये तो 1800s में बनाई गई थी। और इसका रीज़न ये था, जो जर्मन्स थे उनको
काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था बाकी फ्रेंच के साथ और इंग्लिश के साथ, क्योंकि फ्रेंच को बड़ी सिविलाइजेशन थी, बहुत पुरानी लैटिन कल्चर थी, उनकी इतिहास था, वो लोगों को सिखाते थे कि हम बड़े ग्रेट थे। और जो ब्रिटिश है वो बच्चों को सिखाते थे कि हमारा एम्पायर है, बहुत बड़ा एम्पायर है दुनिया में। तो जर्मन्स का ना तो एम्पायर था, ना ही कोई पुरानी उनकी संस्कृति इतिहास थी, तो उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो जब ये डिस्कवर किया गया उन लोगों ने कि जर्मन और संस्कृत मिलती है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर थी। उनके लिए इतनी बड़ी खबर थी कि अब हम संस्कृत में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी शास्त्र हैं, अब उनको अपना सकते हैं कि ये हमारे ही थे। तो इससे वो संस्कृत को अपना बनाने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो आर्य लोग के बारे में किया है, तो वो हम ही होंगे। तो हमारी संस्कृति, हमारे वेद थे और हम ही लेके आए थे। ये तो जर्मन्स की बात होगी। फिर ब्रिटिश लोगों को ये बात अच्छी लगी कि अब हम, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आर्यन लोग ही इंडिया गए थे, सारी सिविलाइजेशन संस्कृति लेके आए थे, तो इसका मतलब हमने उनको गुलाम बनाया है, तो ठीक है, हमारा हक है, क्योंकि हम भी आर्यन लोग ही जा रहे हैं, हाँ, इंडिया को रूल करने के लिए। सो ये जो आर्यन लोगों ने जाके इन्वेड किया और इंडिया को रूल किया, ये जो कहानी बनाई गई, इसको कॉलोनियल लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो जाके इंडिया के लोगों को सिखा सकते थे कि ये तो हम पहले भी आए थे आर्यन, तो अभी भी आ रहे हैं आपको रूल करने। तो ये गलती ये हुई कि हमारे लोगों ने ये बना ली अपनी बात। कॉलोनाइजेशन ये नहीं होता कि कोई आपको कुछ कर रहा है, कॉलोनाइजेशन होता है कि हमने मान लिया। तो जो इंडिया के लोग थे, मानसिक गुलामी मानसिक गुलामी मतलब जो उनकी भाषा ले ली, उनके तरीके ले लिए, उनकी वैल्यूज ले ली, उन्होंने जो हमको अपना इतिहास सिखाया, हमने वो मान लिया, अपने आप की बात छोड़ दी। और फिर साइमल्टेनियसली वो साउथ में उन्होंने बड़े इस तरह की योजनाएं शुरू की कि साउथ में लोगों को सिखाया जाए कि आप लोग द्रविडियन हैं, और फिर ये पॉलिटिक्स बनती गई। और सिर्फ अब ये 1900s में ही साउथ के लोगों ने अपने आप को द्रविडियन कहना शुरू किया। अभी ये बहुत रीसेंट बात है, 100 साल की बात है सिर्फ। जी जी। और फिर ये आर्यन द्रविडियन कितनी बड़ी बात बन गई। अब तमिलनाडु की सारी पॉलिटिक्स ही इसमें चलती है, इसी बड़े, और LTTE और ये वायलेंस और ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सारी DMK सब द्रविड़ यही बात बन गई। एक बहुत ही गंभीर विषय अपनी पुस्तक में उठाते हैं राजीव मल्होत्रा साहब। ये कहते हैं कि भारत महाशक्ति है या महाविनाश की ओर जा रहा है। हम लोग अक्सर दावा करते हैं कि हम महाशक्ति बनने की ओर हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम महाविनाश की ओर जा रहे हैं। इस पर हम इनसे सीधे प्रश्न पूछेंगे, इनकी विचारधारा को समझेंगे इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। राजीव मल्होत्रा जाने माने विद्वान लेखक इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने अपनी 2 पुस्तकों के बारे में बताया, उसकी थीम के बारे में बताया। अब इन पुस्तकों में उन्होंने एक विषय उठाया है कि क्या भारत महाशक्ति बनने की ओर है या महाविनाश की ओर है। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर चर्चा नितांत आवश्यक है। इस बात का अर्थ क्या है सर? आपको कहाँ डाउट है? अगर आपको कहीं संदेह हो रहा है कि भारत महाशक्ति नहीं बल्कि महाविनाश की ओर, अगर सर महाविनाश की ओर, बात यह है कि ये जो एक तो पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन बढ़ी जा रही है, दूसरी बात यह है कि ये जो हमारी संस्कृति है, यूनिटी है, वो लोग भूल रहे हैं। और उनका जो क्राइटेरिया है सक्सेस का कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, वो विदेशी क्राइटेरिया है। तो विदेशी लोग कह सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं, आप नहीं सक्सेसफुल हैं, आपको प्रोफेशन में क्या कितनी वैल्यू है। सब रेटिंग्स, मीडिया की रेटिंग्स हैं, कॉर्पोरेट रेटिंग्स हैं, करियर की रेटिंग्स हैं, सब रेटिंग्स फॉरेन कंट्री से ही कंट्रोल होती जा रही है। सो इससे जो हमारा नेशन है ये कमज़ोर होता जाएगा, और जो बाकी नेबरहुड में हमारे जो एनिमीज़ हैं वो तो और बढ़ते जा रहे हैं, और खतर होते जा रहे हैं। और मेरे को ये लग रहा है कि हिंदुज़म के बारे में 20% हैं जो बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग हिंदू हैं, 20%, और 20% हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी हिंदू हैं, जो बिल्कुल उनको डर नहीं कहने के लिए कि हिंदुज़म बेकार की चीज़ है, हिंदुज़म के कारण बहुत प्रॉब्लम हो चुके हैं, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, दलित के अगेंस्ट, ये वो बोलते रहते हैं। मीडिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं। और जो बीच में 60% है वो कन्फ्यूज़ड हैं, वो मिले, वो कभी इधर गए कभी उधर गए, उनके विचार भी बिल्कुल क्लियर नहीं हैं, वो गोलमोल बातें करते हैं, तभी आप इलेक्शन में भी वो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये जो बीच के 60% हैं, हम इनको टारगेट कर रहे हैं अपने रीडर्स, कि इनको सिखा रहे हैं, क्योंकि जो बहुत स्ट्रांग हैं उनके ऑलरेडी विचार बहुत स्ट्रांग हैं, और जो बिल्कुल नेगेटिव हैं उनको साथ बहस करने का कोई फायदा ही नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जो बीच के लोग हैं हम उनको रीच करना चाहते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि हिंदुस्तान, भारत का जो फ्यूचर है वो उनके हाथ में है, कि वो जो लोग हैं यदि वो जुड़ जाएं, यदि उनके आइडियाज़ ठीक हो जाएं, यदि उनके आइडियाज़ इंडिया के बारे में ठीक हो जाएं, तो इंडिया ठीक रहेगा।
पर इस वक्त ऐसे लग नहीं रहा, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है, मुझे लोग कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन सॉल्व कर देगी प्रॉब्लम, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है, पर उनको कॉन्फिडेंस ये है कि मैं भी अब अमेरिकन जैसे आईफोन लेता हूँ, मैं भी अमेरिकन जैसे वैसे ही डांस करता हूँ, मैं भी अमेरिकन जैसे वैसे ही ये काम वाम करता हूँ, तो उनको जो अमेरिकन पॉप कल्चर है वो कॉपी करने का ये फैशन है, और उनको लगता है कि जितना हम अमेरिकन पॉप कल्चर को कॉपी कर देंगे उतना हम सक्सेसफुल हो गए, तो उनका भी जो क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है सक्सेस होने का, वो भी अमेरिकन ही है। तो भारतीय कल्चर जो इंडिया की खूबी रही है, जो इंडिया की यूनिटी है, वो और डाइल्यूट होती जा रही है, ये प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि इसको रोका जा सकता है? मेरे को लगता है कि एक तो गुरु महात्मा जो हैं उनका काम काफ़ी है, बड़ा है, क्योंकि सिर्फ वही लोग हैं जिनको सुनेंगे, हमारी कल्चर, हमारे सोसाइटी में उनकी बात चली जाती है, लेकिन उनके जो थॉट्स हैं बहुत नैरो हैं, या तो बहुत ही नैरो हैं कि उनकी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ही बढ़ा रहे हैं, बाकी हिंदुज़म के लिए नहीं कर रहे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही बढ़ा रहे हैं, और बाकियों के साथ उनकी शायद यूनिटी भी ना हो, या वो इतने जनरल हैं कि वो सारी दुनिया के सब रिलीजन्स को एक ही समझते हैं, तो वो अपने हिंदुइज्म को अलग करके, यूनाइट करके, उसके लिए लड़ने को वो तैयार नहीं है, बहुत कम है, ये प्रॉब्लम है। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा उनको शौक है, और हिंदुज़म को यूज़ कर, चाहे वो पॉलिटिशियन हिंदुज़म को यूज़ करे कि हिंदुज़म मेरी वोट बैंक है, मेरे को आगे ले आएगी, वो हिंदुज़म की खुद सेवा नहीं कर रहा, हिंदुज़म उसकी सेवा कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। तो फिर कौन है जो अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार है, ये प्रॉब्लम है। क्या पश्चिमी देशों के अंदर कुछ ऐसे लोग सक्रिय, जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे संगठन सक्रिय हैं जो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति की हत्या हो जाए? देखिए, बात यह है कि वो सब लोग एक्सपैंड तो करना चाहते हैं जी, और भारत इज़ द लार्जेस्ट कंट्री जो बच गया है अभी, जो अवेलेबल है, मार्केट भी के लिए भी अवेलेबल है, और आइडियोलॉजी भी एक तरह की मार्केट है, तो आइडियोलॉजी भी अपनी निकालने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए भारत के काफ़ी लोग हैं अभी, सो उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है कि यहाँ पर एक्सपैंड किया जा सकता है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये रिच कंट्री है, इसमें मिनरल्स हैं, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, और यहाँ के लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तो वही 60% जिनकी आप बात कर रहे हैं। ये बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो यहाँ पर तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए उनके लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना, यहाँ पर आके प्रोपेगेंडा करना, यहाँ पर आके मीडिया लोगों को खरीद लेना, कितने लोग मीडिया के हमारे खरीदे गए हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, खासकर इंग्लिश मीडिया के लोग, ये खरीदे गए हैं, ये भारत को लॉयल इतने नहीं है, चाहे जितना मर्जी जैसे मर्जी बोले, पर इनके जो आइडियाज़ हैं और जो उनको वैल्यू है, जहाँ ये अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, वो यहाँ की लॉयल्टी इतनी नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रही है। क्या किसी भी तरीके से भारत जो है इनके प्रभाव को अपने वहाँ कम कर सकता है? भारत एक तो स्ट्रांग होना चाहिए, मटीरियली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली भी होना चाहिए। यदि भारत बहुत स्ट्रांग हो गया, डबल डिजिट ग्रोथ अभी नहीं हम पाना चाहते थे, नहीं हुई, यदि डबल डिजिट ग्रोथ 20 साल के लिए कंटिन्यूअस हो जाती जैसे चाइना ने की, तो फिर हम कहीं और लेवल पर पहुंच जाते हैं। अब हो पाएगी नहीं पाएगी अभी किसी को कुछ पता नहीं, लग रहा है डामाडोल बाल रहा है। तो एक तो वो बहुत स्ट्रांग चाहिए हमको, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है हमारे पास। दूसरी हमारी बात यह है कि ये जितनी भी ये सारी फ्रेगमेंटेशन है, ये फ्रेगमेंटेशन को इसके नीचे क्या फाउंडेशन है जो यूनिफाई कर सकता है, इसको हमने को पहचानना चाहिए, और जो अपने गुरुज हैं, मीडिया के लोग हैं, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको समझना चाहिए, और इसके ऊपर खड़े होकर ही उनको बात करनी चाहिए। और इसके लिए एक नई तरह की थिंकिंग और नई तरह की एजुकेशन हमको निकालनी होगी। अब भारत की राजनीतिक दलों से आप जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो इनकी पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, इनसे आप कितने सहमत और कितने असहमत? मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना जुड़ना है, ना ही उनके साथ मिलकर उनको एनकरेज करना है, उनको सपोर्ट करना है। इसीलिए कि मैं ये जो मिडल 60% है, मैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ गया तो फिर मेरे को ब्रांड किया जाएगा कि ये तो उस पॉलिटिकल पार्टी का है, और तो फिर मेरी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम हो जाएगी। अभी भी कई लोग ट्राई तो करते हैं कि ये हिंदू के बारे में बोले तो उसी पार्टी का होगा या उसी पार्टी का होगा, पर मेरे को कोई किसी पार्टी से कोई नाता नहीं है, और मैं तो खुल्लम खुल्ला उनको कह देता हूँ कि मेरे को कोई पार्टी से ना नाता है, ना कुछ चाहिए, ना मैं कोई उनके लिए लड़ूंगा या कोई अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे को तो सिर्फ अपनी फिलॉसफी, अपनी संस्कृति के साथ प्यार है, और उसी के बारे में मैं लिखता हूँ, उसी के बारे में मैं चर्चा करता हूँ और विचार करता हूँ, और वही प्रोपेगेट करता हूँ।
बिल्कुल भैया, आपकी पुस्तकों से साफ जाहिर भी है। लेकिन अमेरिका में कितना समय आप रह पाते हैं, और भारत के इन 60% लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको तो भारत में ज़्यादा समय देना पड़ता मैं अमेरिका 42 ईयर्स 42 साल से रह चुका हूँ। 20 साल का था, मैं 62 हूँ। 20 साल का था जब मैं गया था, और मैं हर साल यहाँ 3-4 बार आता हूँ। सो इसलिए मेरे को यहाँ के बारे में काफ़ी पता है। इंटरनेट होने के पहले भी मैं काफ़ी जुड़ा हुआ था। अच्छा। अब तो बहुत ही पता रहता है। और मैं जब भी आता हूँ मैं काफ़ी घूमता रहता हूँ। मैं विलेजेस में भी जाता हूँ, ट्राइबल एरियाज में भी जाता हूँ, मैं कई स्टेट्स में जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ। और मेरे को लगता है कि खासकर जो दिल्ली वाले हैं, ऑर्डिनरी जो दिल्ली वाले हैं, जो हमारे कॉलेज के दोस्त हैं और जो यहाँ पर बहुत बिग शॉट्स हैं, इनको इंडिया के बारे में मेरे से कम पता है। क्योंकि ये एक ही सर्कल में लगे हुए हैं। जी जी। एक ही सर्कल में लगे हैं, ऊंचे सर्कल में लगे हैं, और बाकी कंट्री से आइसोलेट जमीन से शायद नहीं है। और ये खासकर जो दिल्ली वाले हैं, ये दिल्ली इज नॉट पार्ट ऑफ, दिल्ली इज ऑलमोस्ट लाइक फॉरेन कंट्री। दिल्ली में जो विचार है, दिल्ली में जो थिंकिंग है, वो बाकी आप जाए महाराष्ट्र में भी जाएं, तमिलनाडु में जाएं, आप कहीं भी जाएं, हैदराबाद में जाएं, पंजाब में जाएं, ये जो स्मॉल टाउन का लोग है अलग सोचता है। और खासकर जो इंडियन लैंग्वेजेस में है, प्रोग्राम्स हैं, मीडिया है, ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं, इनकी थिंकिंग भी अलग है। और वो जब हम हिंदी में टॉक देते हैं और जब हिंदी में Q&A होता है तो अलग ही बात होती है, और इंग्लिश में अलग होती है। हम दोनों में करना पड़ता है, जैसे भी हमको इनवाइट करते हैं वैसे हम बात करते हैं जी। तो हमें लगता है कि ये जो दिल्ली है, ये तो एक तरह का ब्रिटिश राज का कंटिन्यूएशन है। अब ब्रिटिश राज की जगह अमेरिकन राज बन गया। ये जो पहले ज़माने में सिपाहीज कहते थे, जो ये जो भद्र लोग थे बंगाल में, वो अंग्रेज़ों के ही साथ लोग थे। अब ये अमेरिकन तरह के भद्र लोग और अमेरिकन तरह के सिपाही दिल्ली में राज कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है दिल्ली की जी। अब मैं सेंट स्टीफन्स का हूँ, और जितने भी मेरे क्लास में लोग थे वो कहाँ पहुँच गए हैं। तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि अमेरिका भी है, अपना सक्सेसफुल भी हो गया, अभी आता है तो ये हाथ से खाना खाता है और ये नमस्ते भी कह देता है। उनको बहुत अजीब लगता है। ये लगता है कि कुछ गड़बड़ बात होगी, शायद किसी का कोई प्रोपेगेंडा कर रहा होगा, कुछ गड़बड़ बात होगी, सस्पिशियस हो जाती है। तो ये बहुत अपने कल्चर से अलग हो गए हमारे अपने लोग। कोई जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं सर, ये बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि शायद इस वक्त भारतवर्ष को ऐसे ही वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है जो आप कर रहे हैं। और इसके लिए मतलब सुदर्शन परिवार तो आपको बधाई देता ही है। आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार जब भारत आएंगे तो फिर हमारे साथ आप बैठेंगे और फिर आपसे आपकी इन पुस्तकों के अलावा दूसरे विचार करेंगे, और ऑडियंस के साथ डिबेट करना चाहते हैं, बातचीत करेंगे। बिल्कुल, ये अवसर, ये मंच आपको सुदर्शन न्यूज़ अवश्य देगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी पुस्तक को किसी ने खरीदना है तो flipkart.com में ब्रेकिंग इंडिया भी मिलती है, बीइंग डिफरेंट भी मिलती है। और यदि हमको किसी ने कांटेक्ट करना है तो @Rajiv मैसेज ट्विटर के साथ वो हमको फॉलो कर सकते हैं। और जहाँ भी हमारे लेक्चर हो रहे हैं, जहाँ भी हम करने वाले हैं कुछ, हम लोगों को बताते जाते हैं। तो सुना आपने राजीव मल्होत्रा जी को। इनके विचारों के सिर्फ एक वानगी हमने प्रस्तुत की है। विस्तार में इनके विचारों को देखने के और समझने के लिए 2 पुस्तकों का आप सहारा ले सकते हैं, जिसके बारे में राजीव मल्होत्रा जी ने स्वयं बताया है। फिलहाल आज की इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि राजीव मल्होत्रा जी को हम बहुत जल्द एक दूसरे कार्यक्रम में भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इनके क्रांतिकारी विचारों पर विस्तार से बात करेंगे। जय हिंद।